फ्रेंड्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिकों के बारे में पढ़ा था, या कंपाउंड्स यूज इन एवरीडे लाइफ। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को इनको याद करने में दिक्कत आती है। तो आप लोग इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं, अपनी राइटिंग में बना लीजिए, जिससे कि आप इसको अपनी टेबल पे या जहाँ भी अपने पढ़ने की जगह है वहाँ पर आप इनको चार्ट्स को बना करके लगा सकते हैं। तो इससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, और रेगुलरली अगर आप इनको पढ़ते हैं तो फिर अपने को ये याद हो जाते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इनके क्या गुण हैं। काफ़ी कुछ तो हमें मालूम है, क्योंकि ये दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं और इनको हम देखते भी हैं। तो ज़्यादातर तो हमें इनके बारे में मालूम है, लेकिन जो कुछ चीज़ें याद रखनी ज़रूरी होती हैं वो तो हमें याद रखनी ही है। तो इसलिए इस तरह से आप लोग चार्ट बना सकते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साबुन एवं अपमार्जक, सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो सोप्स आप लोग जानते हैं थोड़े से ऑयली होते हैं। सोप्स और डिटर्जेंट में यही फर्क है कि थोड़े से ये ऑयली होते हैं, ऑयल इनमें थोड़ा ज़्यादा होता है, और पहले ज़्यादातर साबुन ही काम में लिया जाता। तो डिटर्जेंट जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है टू वाइप और टू क्लीन। तो ये इसलिए इसका नाम पड़ा है डिटर्जेंट। और साबुन जो है वो पहले से ही यूज में है। और साबुन एक्चुअली होता क्या है, सबसे अपमार्जक ये मतलब वो भी धोने के लिए काम आता है, लेकिन साबुन अलग है और अपमार्जक अलग है, क्योंकि इसमें कुछ जो केमिकल्स हैं जो रसायन हैं वो थोड़े अलग यूज होते हैं। तो इसलिए तो अब आप ये देखते हैं कि दीर्घ श्रृंखला वाले जो कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों जैसे स्टेरिक, पामिटिक, ओलिक अम्लों अथवा सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, इनके सोडियम और पोटेशियम लवण। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि ये दीर्घ श्रृंखला वाले होते क्या हैं, दीर्घ श्रृंखला वाले अम्ल क्या होते हैं। तो दीर्घ श्रृंखला वाले अम्ल होते हैं कि जैसे ये छोटी श्रृंखला वाले अम्ल कौन से हैं, जैसे कि ये एसिटिक एसिड है, ये एक छोटी श्रृंखला वाला, जिसमें छोटी संख्या है सिर्फ 2 कार्बन है। अगर इसमें ये प्रोपेनोइक एसिड होता तो 3 कार्बन होते, यदि ये ब्यूटेनोइक एसिड होता तो 4 कार्बन होते। ये तो हमें मालूम ही है कि अगर 5 कार्बन होते तो पेंटेनोइक एसिड होता। तो इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक एसिड होते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले अम्ल बोलते हैं। तो जो साबुन वगैरह होते हैं इनमें दीर्घ श्रृंखला वाले एसिड्स काम आते हैं, जिसमें कि कार्बन की संख्या 12, 14, 15, 18 इस तरह से हो सकती है। और जैसे स्टेरिक एसिड है, पामिटिक एसिड है, ये उससे स्टेरिक एसिड एनिमल फैट से मिलता है, और पामिटिक एसिड है ये पाम ऑयल से मिलता है। तो ये इस तरह से जो हायर फैटी एसिड्स बोलते हैं इनको, जिनमें कि हाई नंबर ऑफ कार्बन होता है, तो इनसे अगर रिएक्शन होती है किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, क्योंकि ये हैं क्षार हैं, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ यदि गर्म किया जाता है तो साबुन बन जाता है, यानी कि सोडियम के सॉल्ट्स बन जाते हैं जो कि साबुन कहलाते हैं। ठीक है, ये जैसे रिएक्शन है इनकी। तो ये जो CH2 COOR, CH3COOR, CH2COOR इस तरह का ये जो ग्लिसरॉल जो होता है, ये जो हमें इसमें मिला है, उत्पादों में मिला है ग्लिसरॉल, तो इन्हीं से ये बना हुआ एक अम्ल है। ये जो ग्लिसरॉल है इन्हीं का ये बना हुआ एसिड होता है। और ये R ग्रुप क्या है, ये एक्चुअली एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं यहाँ पर, कि जैसे CH3 क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है जो कि एक R ग्रुप है। इसमें एक वैलेंसी फ्री छोड़ी जाती है एल्किल ग्रुप, जिससे कि जो आगे की जो ग्रुप है या कोई भी क्रियात्मक समूह है वो इसमें जोड़ा जाएगा या जुड़ता है इसमें। और फिर जैसे 2 कार्बन वाला ग्रुप है एल्किल ग्रुप, ये भी है, इसको R से प्रकट किया जा सकता है। इथिल ग्रुप है, फिर CH3, CH2, CH2, यानी कोई भी इस तरह की कार्बन श्रृंखला होती है पूरी को हमें R से प्रकट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो R लिखा हुआ है वो क्या चीज है, एल्किल ग्रुप है। अब वो एल्किल ग्रुप कितना बड़ा है
ये जो हमने अम्ल लिया है उस पर निर्भर करेगा कि कौन सा अम्ल लेकर के, और ये हमने ये ग्लिसरिक एसिड का जो एस्टर है वो यहाँ पर है, और फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होती है तो ये बन जाएगा एसीटेट टाइप का कंपाउंड RCOONA। यानी कि अगर R क्या है, अगर CH3 होता तो CH3COONA, और अगर यहाँ पे हो सकता है कि C17H35 हो जो कि स्टीरिक एसिड में होता है। तो ये इस तरह से हम बड़े बड़े R ग्रुप भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो इनकी जब NaOH से क्रिया होती तो ये एक तरह से सॉल्ट बन गया। तो ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, और ये लवण बन गया जो कि साबुन है यहाँ पर। जैसे स्टीरिक एसिड होता तो इसको हम क्या बोलते, सोडियम स्टीरेट बोलते। ओलिक एसिड होता तो सोडियम ओलिएट बोला जाता। और कार्बन की संख्या वही होती जो ओलिक एसिड में होती है, स्टीरिक एसिड में होती, या सोडियम पामिटेट बोलते जो कि साबुन है हमारा। और ये जो ग्लिसरॉल निकला है यहाँ पर, जिसको हम कई बार ग्लिसरीन भी बोलते हैं, ये ग्लिसरॉल जो है इसमें OH ग्रुप ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो ग्लिसरॉल ये साइड प्रोडक्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो इसमें साबुन, ये साबुन जो मिला है, अब ये इसको प्रेसिपिटेट कैसे करते हैं, या हम केक के रूप में या गाढ़े साबुन के रूप में कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसमें सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। सोडियम क्लोराइड आप लोग सब जानते हैं, नमक। तो सोडियम क्लोराइड मिलाने पर ये इसमें भी सोडियम है और NaCl में भी सोडियम है, तो यहाँ पर भी वही कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव कार्य करेगा। और क्योंकि अधिक जिसके आयन होते हैं वो उस रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है या अवक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो साबुन है वो अवक्षेपित हो जाता है, जिसको कि हम बाद में अलग कर सकते हैं और फिर सांचों में डाल करके उनको साबुन का रूप दे सकते हैं। तो ये साबुन बनाने। अब केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों से बने साबुन ही जल में विलय होते हैं, ये बात भी सही है। अब और यदि हम सोडियम की जगह KOH ले लें, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं इसकी जगह, तो जो पोटेशियम लिया जाता है जहां पर, तो पोटेशियम से बनने वाले साबुन जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, शैम्पू बनाने, हाथ धोने का साबुन बनाने, जो कि हार्ड नहीं हो, थोड़ा साबुन जो हाथों को खराब ना करे, शेविंग क्रीम है या शेविंग का केक है, साबुन है, वो बनाने के लिए इसको काम में लेते हैं। पारदर्शी साबुन भी बनाते हैं जिसमें ग्लिसरीन का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। अब साबुन तो पहले से था, तो फिर ये डिटर्जेंट और तरह तरह के पाउडर की जरूरत क्यों पड़ी हमें? तो ये जरूरत इसलिए पड़ी कि मृदु जल और कठोर जल तो आप जानते हैं क्या होता है। मृदु जल, मृदु जल में ये जो जल में घुलनशील जो आयन होते हैं वो होते हैं, लेकिन कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के जो सॉल्ट होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट कम घुलता है पानी में, कैल्शियम सल्फेट ये भी कम घुलनशील है पानी में, इसी तरह से MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये जो सल्फेट्स और कार्बोनेट्स हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के, ये पानी को कठोर बनाते हैं, जो कि आप लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं 9th में। तो ये जो हार्ड वाटर होता है उसमें ये नहीं हो पाता, साबुन जो है वो सफाई का कार्य नहीं कर पाता प्रॉपरली। और ये क्योंकि जल में भी ये लवण अघुलनशील होते हैं, तो ये फिर अवक्षेपित हो जाते हैं और बल्कि कपड़ों को खराब कर देते हैं। कपड़ों में एक नमक जैसा कुछ जमा हो जाता है और वो सफाई की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसके समाधान के लिए क्या आया, फिर अपमार्जक आया। अब अपमार्जक और जो साबुन है हमारा पहले वाला पुराना, और डिटर्जेंट और सोप, उनमें क्या फर्क है? तो केमिकली क्या फर्क है, ये बात है मेन अपने को देखने की। ये मतलब नहीं है हमारा कि भी वैसे क्या फर्क है, देखने में फर्क से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारा फर्क है ये देखने का कि देखिए वहां पर कार्बन था, तो कार्बन जो R ग्रुप है वो तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर सल्फोनिक अम्ल है। जैसे कि कार्बोनिक अम्लों की जगह यहाँ पर क्या है, मेनली सल्फोनिक अम्ल। तो ये कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के जल में कार्य कर सकते हैं और ये प्रयोग में आते हैं इस तरह से। तो इसमें जो एसिड है वो क्या है, जैसे सोडियम एल्काइल सल्फेट, उसका ये
ये है। तो एल्केनिलिक या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होता है, सल्फोनिक एसिड, उसका ये सॉल्ट है, ठीक है। ROSO3H होगा यहाँ पर, और ये RC6H5SO3H, जो कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होता है। R ग्रुप यहाँ पर कोई भी बड़ी कार्बन श्रृंखला हो सकती है। तो ये जो सॉल्ट्स होते हैं जिनमें की जो कि सल्फोनिक अम्ल है, यहाँ पर सल्फर है, COO की जगह यहाँ पर SOO है, तो ये या SO3 है यहाँ पर। तो इनके इसके कारण ये थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, और फिर ये इनकी रिएक्शन इस तरह से होती है कि ये जो कठोर पानी होता है उसमें भी ये कार्य कर सकते हैं। और ये सल्फोनेट्स क्या होते हैं, जल में थोड़े घुलनशील होते हैं, क्योंकि ये सल्फोनेट्स बना लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, अपमार्जकों के जो सोडियम आयन कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बना लेते हैं। यहाँ पर ये बना सकते हैं, और इसलिए ये फिर अवक्षेपित नहीं होंगे और जल में घुलनशील हो जाते हैं। तो सफाई की जो अपनी क्रिया होती है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये जो संश्लेषित अपमार्जक यानी कि जो फैक्ट्री में अपने बनाए जा सकते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, लेकिन इनसे और क्या चीज होती है, जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी हम अपशिष्ट पदार्थ नाली में जाते हैं उनको तोड़ने का कार्य कौन से करते हैं, जो हमारे हेल्पफुल या जो लाभदायक जीवाणु होते हैं वो इनको तोड़ करके और थोड़े सामान्य पदार्थों में बदल देते हैं, जो कि अधिक हानिकारक नहीं होते हैं, और उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। और इसलिए ये थोड़ा जो दूसरे साबुन होते हैं वो अच्छे होते हैं। थोड़े डिटर्जेंट जो होते हैं वो जल प्रदूषण के हिसाब से इतने अच्छे नहीं होते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि R समूह तथा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यदि कम शाखित होती है तो इनका जीवाणुओं द्वारा अपघटन या निम्नीकरण आसानी से हो जाता है। तो वहां पर आपने देखा था कि जो कार्बन नंबर है कार्बन का जो साबुन में होता है वो बहुत ही लंबा है। कार्बन का 12 कार्बन है, किसी में 17 कार्बन है, किसी में 15 कार्बन है। लेकिन इनमें जो सल्फेनिलिक एसिड होते हैं या सल्फोनिक एसिड होते हैं, इनमें थोड़ी कार्बन श्रृंखला कम होती है। तो इसलिए इनका निम्नीकरण या अपघटन जो होता है वो जीवाणुओं के द्वारा, जो हमारे लाभदायक जीवाणु होते हैं उनके द्वारा इनका अपघटन या छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये प्रदूषण के लिहाज से थोड़े साबुन ज्यादा अच्छे होते हैं और डिटर्जेंट थोड़े कम अच्छे होते हैं। तो डिटर्जेंट थोड़ा ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, जल को ज्यादा प्रदूषित करते हैं। अतः लंबी और कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर आजकल जो देखा होगा आपने, जो डिटर्जेंट्स होते हैं या बाजार में जो भी पाउडर मिलते हैं कपड़े धोने वाले, उनमें और भी कई तरह के मॉलिक्यूल्स मिलाए जाते हैं, है ना। सभी लोग अपना अपना जो ऐड देते हैं उसमें बताते हैं ना, हमने इसमें ये कण मिला रखे हैं जो कि धूल मिट्टी को आसानी से हटा देते हैं, हम इसमें दाग हटाने वाले केमिकल मिला रखे हैं, हमने कुछ और सरफेस एक्टिव पदार्थ मिला सकते हैं जो कि कपड़े की सरफेस पर ज्यादा अच्छी तरह कार्य करते हैं। तो ये चीजें सब अपनी अपनी गुणवत्ता जो है अपमार्जकों की बढ़ाने के लिए उसमें तरह तरह की चीजें डालते हैं, जिसमें कि अकार्बनिक फॉस्फेट, क्योंकि अकार्बनिक है तो ये प्रदूषण के लिहाज से थोड़े अच्छे हैं, कम प्रदूषित करने वाले हैं। सोडियम परऑक्सीबोरेट तथा कुछ प्रतिदीप्त यौगिक भी मिलाए जाते हैं, जो आपने देखा होगा कलरफुल कुछ कुछ कण होते हैं उसमें, थोड़े रबड़ जैसे दिखाई देते हैं, साबुनों में आजकल मिलाए जाते हैं, वो भी ये इसमें ये प्रतिदीप्त यौगिक मिलाए जाते हैं जो कि सरफेस एक्टिव होते हैं, यानी कि सरफेस पर अच्छे से कार्य करने वाले होते हैं। तो इसलिए सरफेस रिएक्टिव होने के कारण कपड़ों की जो सरफेस होती है उस पर मैल को छुड़ाने में अच्छी तरह अपना एक्शन कर सकते हैं। और अब जो साबुन किस तरह से कार्य करता है, क्योंकि हम तो एक अगर हम साइंस न पढ़ें या ऐसे इसको चैप्टर की तरह न पढ़ें तो हम सभी जानते हैं कि भाई हम कपड़े को साबुन में डुबोते हैं और हाथ से धो लेते हैं रगड़ के या मशीन से धो लेते हैं और मैल थोड़ा साफ हो जाता है उसमें से और कपड़ा साफ हो जाता है। अब ये कपड़ा साफ होने की जो मैकेनिज्म है, क्रिया है, वो क्या है, कपड़ा कैसे साफ होता है,